छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब सियासी गलियारों में कोरोना ने दस्तक दे दी है और इस महामारी की वजह से अभी तक प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित 4 मंत्री आइसोलेशन में जा चुके हैं। सोमवार को प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने खुद को आइसोलेट कर लिया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि उनका ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसलिए वे 7 दिनों के लिए आइसोलेशन पीरियड में जा रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं खुद को। उधर संसदीय कार्य मंत्री ने भी खुद को 8 दिनों के लिए आइसोलेट कर लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने भी बीते दिनों अपने ओएसडी और पीएसओ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद खुद को 4 दिन के लिए आइसोलेट किया है। अपने कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के पॉजिटिव मिलने की वजह से स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत भी क्वारंटीन हैं। तो 4 मंत्री और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आइसोलेट हैं। गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष। तो जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से दहशत है। गृह मंत्री के अलावा बात करें छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत की, तो उन्होंने भी खुद को क्वारंटीन कर लिया है। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हम रुक करेंगे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। मोहन, पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उसके बाद गृह मंत्री की हम बात करें, गृह मंत्री के अलावा विधानसभा अध्यक्ष और रविंद्र चौबे, 4 मंत्री और मुख्यमंत्री खुद आइसोलेट हो चुके हैं। सवाल यह है कि अगर इस तरह से कोरोना तेजी से पैर पसारेगा, रोकथाम के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, सरकार कैसे चलेगी फिर? आवाज ही नहीं। लगता है हमारा संपर्क जो है मोहन से नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर हम मोहन का रुख करेंगे। और ये खबर पर बात करना, चर्चा करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप देखिए कि किसी भी प्रदेश को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका होती है। और अगर सरकार के हम बात करें, खास जो चलाने वाले सरकार में सबसे बड़ा होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के अंदर उसकी कैबिनेट होती है, उसके मंत्री होते हैं। अगर खुद मुख्यमंत्री और 4 बड़े मंत्री इस तरह से अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाहिर है कि काम तो प्रभावित होगा ही। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। अब कोरोना को रोकने के लिए जाहिर है कि तमाम प्रयास तो किए जा रहे हैं, एहतियात तो बरते जा रहा है, लेकिन कोरोना है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर हम रुक करेंगे मोहन तिवारी का, हमारे साथ इस वक्त विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मोहन, जाहिर है कि मेरा यही सवाल है कि किसी भी प्रदेश में सरकार ही होती है जो प्रदेश को चलाती है। सरकार का तो एक बड़ा रोल होता है, लेकिन सरकार के मुख्यमंत्री, सरकार के अगर 4 मंत्री इस तरह आइसोलेट हो जाएंगे तो काम तो प्रभावित होगा ही। रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, लगातार कोरोना का जो कहर है वो हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि कल जो है देर रात जो आंकड़े जारी किए गए उसमें सबसे ज़्यादा 1400 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज जो हैं वो पाए गए हैं। और यही चिंता की बात है क्योंकि प्रतिदिन 1000 से अधिक, करीब 1 सप्ताह से ये स्थिति बनी हुई है, संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और राजधानी रायपुर जो है वो हॉट स्पॉट बना हुआ है। ऐसे में राजधानी रायपुर में जो कि सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, मंत्रालय में काम करने वाले लोग हैं और जो दीगर लोग हैं वो लगातार संक्रमित पाए जा रहे हैं, जो कि सरकार के लिए भी चिंता की बात है। और ऐसे में जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों के यहाँ काम करने वाले जब संक्रमित मिलते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए उन लोगों को जो कि ऐसे लोगों के संपर्क में आए उनके लिए गाइडलाइन बनी हुई है कि वो अपने आप को क्वारंटाइन करें या आइसोलेशन, होम आइसोलेशन में चले जाएं। उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री सहित 4 मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और 4 विधायक जो कि खुद पॉजिटिव पाए गए हैं वो पूरी तरीके से आइसोलेशन में हैं और वो सार्वजनिक जीवन में काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री मंत्रालय की बात है, कहा यह जा रहा है कि वो आइसोलेशन में ज़रूर हैं लेकिन अधिकारियों से जो है फ़ोन पर संपर्क में हैं, लगातार वो चीज़ों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और सरकारी कामकाज पे इसका ज़्यादा असर नहीं हुआ है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि 4 मंत्री जो हैं मुख्यमंत्री को मिलाकर जो है वो आइसोलेशन में है, जिसका असर कामकाज में ज़रूर देखने को मिल रहा है। और ख़ास तौर पर जो मंत्रालय
मंत्रालय है वहाँ पर 42 से अधिक मरीजों के मिल जाने की वजह से वहाँ पर भी चिंता की बात बनी हुई है और सभी इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि मंत्रालय का कामकाज कैसे होगा, क्योंकि लगातार वहाँ पर जब भी टेस्टिंग की गई है वहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। तो मंत्रालय जहाँ पर कामकाज होता है वहाँ पर संक्रमित मिलने की वजह से कामकाज जरूर प्रभावित हुआ है और ऐसे में जब संक्रमित मरीज ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो रोकथाम के लिए जो एहतियाती कदम उठाए जाने हैं उसका कड़ाई से पालन की ज़रूरत बनी हुई है। हालांकि छत्तीसगढ़ अनलॉक है और अनलॉक होने की वजह से ऐसी स्थितियां हैं जिसमें लोग जनजीवन में भाग ले रहे हैं और यही वजह है कि संक्रमण के खतरे भी छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हैं और ख़ासतौर पर राजधानी में, क्योंकि अनलॉक की स्थिति है, सारी चीज़ें खुली हुई हैं और जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या में रोकथाम नहीं हो रही है। तो ये चिंता की बात है। सरकार के जो लोग हैं, नुमाइंदे हैं, वो भी इस संक्रमण से बच नहीं पाए हैं। जी मोहन, मैं ये भी जरूर जानना चाहूंगा कि जिस मंत्रालय का आप बात कर रहे हैं, जाहिर है कि सरकार के तमाम कामकाज जो है वहां से संचालित होते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री वहां से फैसले लेते हैं, बैठक करते हैं। मंत्रालय में अभी जाहिर है कि कामकाज तो प्रभावित हुआ ही है। क्या किसी अन्य मंत्रियों को जवाबदारी या जिम्मेदारी दी गई है कि कार्य भी प्रभावित ना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री और 4 मंत्री तो अब आइसोलेट हैं, तो कार्य भी प्रभावित ना हो और सुचारू रूप से जो जरूरी फैसले हैं या जो जरूरी कार्य हैं वो भी संचालित हो सके, इसको लेकर कोई जिम्मेदारी कुछ किसी को दी गई है? देखिए, इसमें साफ किया गया है कि जो लोग आइसोलेट हैं वो वर्क टू होम के तहत काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री का संचालनालय, मुख्यमंत्री निवास में जो कार्यालय है वो पूरी तरीके से संचालित हो रहा है। मुख्यमंत्री जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो फ़ोन पर दे रहे हैं। इसके अलावा जो 4 मंत्री हैं, रविंद्र चौबे, शिव डहरिया, इसी तरीके से जो मंत्री हैं उन लोगों ने भी बताया जा रहा है कि अपने अधिकारियों से बातचीत की है और वर्क टू होम के तहत कामकाज किया जा रहा है और इसीलिए किसी और को कार्यभार देने की ज़रूरत फिलहाल नहीं बनी है। एहतियात के तौर पर ये लोगों से नहीं मिलेंगे लेकिन कामकाज पर पूरी निगरानी बनाए रखेंगे। जी चलिए, फिलहाल आप बने रहिए मोहन। जाहिर है कि इस पूरे मसले पर चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सरकार के 4 मंत्री और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त आइसोलेशन में हैं। लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये भी आप देखिए, सोमवार को प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने खुद को आइसोलेट कर लिया। अब आखिर बड़ा सवाल यह है कि जो कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, आम लोगों के साथ साथ वीआईपीज और बात करें हम आम नेताओं की, तो नेता भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो सरकार पर इस वक्त कोरोना का साया है। और इधर हम ये भी देखें, छत्तीसगढ़ में अगस्त के महीने में कोरोना की रफ्तार दोगुनी हो गई है। केवल आखिरी 15 दिन में प्रदेश में मरीजों की संख्या 15,000 से बढ़कर 31,000 के पार हो गई है। रायपुर सहित प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 1,411 और रायपुर में 358 मरीज मिले हैं। कोरोना से 8 और जाने गई, जिसमें 3 लोग राजधानी से। और इधर प्रदेश में अब तक 31,503 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 14,237 अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। इलाज के बाद करीब 17,000 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। बता दें आपको कि प्रदेश में कोरोना का पहला मामला 18 मार्च को रायपुर में आया था। मार्च, अप्रैल और मई में केवल 9 केस थे। जून, जुलाई में संक्रमण बढ़ा लेकिन मरीजों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। लेकिन अगस्त का महीना शुरू होते ही मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ और इधर राजधानी सहित प्रदेश के कई शहरों में कोरोना ने एक तरह से डर का माहौल पैदा कर दिया। अगस्त में ही सिर्फ 21,000 मरीज मिले हैं और ये अब तक की सबसे ज्यादा वृद्धि दर है। लगातार नए मरीज मिलने से रायपुर की रिकवरी दर भी घटकर अब 46.75% हो गई है, जो 10 दिनों पहले 57 पर थी। प्रदेश की रिकवरी दर 54.45% है, जो 10 दिनों पहले 63% थी। तो इन आंकड़ों से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना ने किस तरह छत्तीसगढ़ में कहर बरपाया है। तो अकेले अगस्त महीने में ही 21,000 से अधिक केस राजधानी रायपुर के अलावा पूरे प्रदेश भर की हम बात करें ओवरऑल तो आए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट लगातार जारी है। एक दिन में 1,346 मरीज मिले, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। कोरोना के बढ़ते दायरे के कारण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित 4 मंत्री क्वारंटीन हो गए हैं। कोरोना से बिगड़े हालात को लेकर बीजेपी मुखर हो गई है।
बीजेपी जहां कोरोना को लेकर बघेल सरकार को नाकाम साबित करने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस कोरोना को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। देखिए, राज्य सरकार कोरोना के संदर्भ में लगातार राजनीति कर रही है, व्यवस्था कायम नहीं कर रही है और आरोप लगाती केंद्र के ऊपर में कि केंद्र हमको सहयोग नहीं कर रहा है। एक असत्य की पराकाष्ठा होती है, उसको भी लांघ दिया इन लोगों ने। कल तक की जानकारी के अंदर में जो केंद्र से मैंने मंगवाया है, N95 मास्क की सप्लाई जो है 4,47,000 दे दिया है। ये जितना दिया है उसको मैं आज आपके सामने बता रहा हूँ। PPE किट सप्लाई जो है 1,72,000 दे दिया है और जो दवाई होती है उसकी गोलियां 21,20,000 दे दिया है। वेंटिलेटर 230 दिया है और आज स्थिति यह है कि इन्होंने मेकारा से लेके 230 वेंटिलेटर केंद्र ने दिया है, लेकिन वेंटिलेटर नहीं लगा रहे और मरीज गंभीर हो रहे हैं। आज दुखद स्थिति यह है छत्तीसगढ़ की, एम्स फुल हो गया है, प्राइवेट अस्पताल फुल हो गए हैं और प्राइवेट अस्पताल का कोई फीस का निर्धारण नहीं है। पीएम केयर फंड में SECL, NMDC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे उपक्रमों का पैसा ले गए, लेकिन उसका आधा पैसा भी छत्तीसगढ़ के लिए नहीं दिया। वेंटिलेटर दिए हैं, वो किस काम के? उनमें से बहुत सारे वेंटिलेटर की गुणवत्ता भी संदिग्ध है। पीएम केयर फंड के ऑडिट और पीएम केयर फंड में सूचना के अधिकार से इसीलिए मोदी सरकार बच रही है ताकि इन घोटालों से बचा जा सके। राज्य की सरकार ने अपने संसाधनों से कोरोना के खिलाफ खूब लड़ाई लड़ी है। राज्य के किसानों ने, मजदूरों ने, राज्य के नागरिकों ने, कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में पैसा दिया है, लेकिन भाजपा के सांसदों का, भाजपा के सहयोग का कोई पैसा छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं मिल पाया। छत्तीसगढ़ वासियों की कोरोना काल में सेवा में भाजपा की केंद्र सरकार का, भाजपा के सांसदों का या भाजपा के नेताओं का कोई योगदान नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर। दंतेवाड़ा से इस वक्त खबर मिल रही है, जहां दंतेवाड़ा के जंगल में CF जवान की एक लाश मिली है। 22वीं बटालियन में यह जवान तैनात था, जिसकी लाश मिली है और ये 2 दिनों से लापता था जवान, जिसका नाम कनेश्वर नेताम है। जवान कनेश्वर नेताम मानसिक रूप से परेशान था, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है 2 दिनों से वो लापता था और अब उसके शव मिलने की खबर जंगल से मिल रही है। तो दंतेवाड़ा के जंगल से CF जवान कनेश्वर नेताम का शव मिला है, जो 2 दिन से लापता था, जिसकी तलाश भी की जा रही है। और सूत्रों से जो खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से, वो काफी परेशान था मानसिक रूप से। हालांकि अब ये जांच का विषय है कि आखिर ये CF जवान जो है कनेश्वर नेताम, उसकी मौत कैसे हुई। फिलहाल पुलिस तफ्तीश के लिए जंगल रवाना हो चुकी है। हम रुक करेंगे। प्रशांत गजबी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए लाइव। प्रशांत, क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? CF जवान कनेश्वर नेताम का जो शव मिला है, कुछ अपडेट मिल पाया खबर पर? जी बिल्कुल दीपक, ये दंतेवाड़ा जिले का मामला है, जहां CF का जवान 2 दिन पहले, जो कनेश्वर नेताम है, 2 दिन पहले कैंप से बाहर निकल गया था। ये जवान 22वीं बटालियन का है, जो कि बोदली में पड़ता, बोदली कैंप से ये निकला हुआ था और उसके बाद 2 दिन से जवान जो है इसकी तलाश कर रहे थे और ये लापता था। और आज सुबह जब ग्रामीणों ने इसकी लाश देखी तो पुलिस को सूचना दी और ग्रामीणों के अनुसार जो लाश है वो पुलिस जवान की है। इस तरीके की सूचना पुलिस तक पहुंची है। अभी फिलहाल जवान जंगल पहुंचे हैं और जवान की लाश जो लाश मिली है उसकी शिनाख्त कर रहे हैं और उस लाश को वापस कैंप लाने की तैयारी कर रहे हैं। और जब लाश की शिनाख्त हो जाएगी उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये जवान की लाश है कि नहीं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि CF का जो जवान है कनेश्वर नेताम, उसकी ये लाश है और नक्सलियों ने इसकी हत्या की है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए प्रशांत। वहीं रायपुर से इस वक्त खबर मिल रही है, जहां पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर यह बड़ी खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून पर सरकार ने सजेशंस मांगे हैं, सुझाव मांगे हैं। संशोधित प्रारूप पर सरकार ने ऑनलाइन सुझाव मांगे हैं। DPR वेबसाइट पर 10 सितंबर तक सुझाव दिए जा सकेंगे। सुझाव देने के लिए सरकार की ओर से ईमेल ID भी जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आफ्ताब आलम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी की ओर से नवंबर 2019 में ये प्रत्यक्ष सुझाव का फैसला लिया गया था।
छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून पर सरकार ने फिलहाल सजेशंस मांगे हैं। सुझाव देने के लिए सरकार ने ईमेल आईडी भी जारी किया है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आफ्ताब आलम की अध्यक्षता में यह कमेटी का गठन जो हुआ है, कमेटी की ओर से नवंबर 2019 में प्रत्यक्ष सुझाव लिया गया था। इधर बालोद से खबर, जहां 48 घंटे बाद एक बुजुर्ग का शव मिला है। 2 दिन पहले नदी में यह बुजुर्ग बह गया था, जिसकी लगातार तलाश चल रही थी। गोताखोर इसकी तलाश कर रहे थे और बुजुर्ग व्यक्ति का शव 2 दिन बाद 48 घंटे बाद मिला है। आज सुरगी पुल के पास बुजुर्ग का शव मिला है। इधर कोरबा से खबर मिल रही है, जहां सड़क किनारे घायल हालत में एक हाथी की बताया जा रहा हाथी मिला है। जंगल में 43 हाथियों का दल घूम रहा था। वन विभाग के अधिकारी फिलहाल मौके पर पहुंच चुके हैं और कटघोरा वन मंडल के लालपुर वेर क्षेत्र की यह घटना है। एक हाथी जो घायल अवस्था में है वो मिला है कटघोरा वन मंडल के लालपुर बीट क्षेत्र में, और 43 हाथियों का एक दल जो है वो घूम रहा था। उसमें से बताया जा रहा है एक हाथी जो है राह भटक गया और ये फिलहाल सूचना जैसे ही वन विभाग को दी गई, अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। बिलासपुर जिले के गौठानों में लगातार हो रही गायों की मौत के बाद यहां की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। महीने भर के भीतर 60 से ज्यादा गौवंश ने अलग अलग गौठानों में दम तोड़ा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि दावे सिर्फ कागजों में ही सिमटे हुए हैं। बिलासपुर में एक के बाद एक गौठानों में गोवंशों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। पहले मेडपार, फिर मरई, मोपका और अब पचपेड़ी में गायों की मौत हो गई। महीने भर में ही 60 से अधिक गोवंशों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है जिन गौठानों में गायों की मौत हुई है वहां भारी अव्यवस्था का आलम है। हैरानी की बात यह भी है कि ज़िले में 325 गौठाने स्वीकृत हैं, जिनमें से 97 ही अस्तित्व में हैं। बाकी के लिए ज़मीन तलाश की जा रही है। जो 235 तो निर्माणाधीन है और जहां अभी नहीं है गौठान, वहाँ पे अस्थायी गौठान ग्राम पंचायतों के द्वारा अपने जिला पंचायत और जनपद के द्वारा स्वीकृति लेकर के और अपने 14वें वित्त से उन लोगों ने अस्थायी गौठान का निर्माण किया है। उधर विपक्ष इस योजना पर सवाल खड़े करने लगी है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सिर्फ कागजों पर। सरकार बजट दे रही है, कागज में योजनाएं बन रही हैं, लेकिन गायों की मौतों का सिलसिला बंद नहीं हो पा रही है। नोडल अधिकारी दौरा नहीं कर पा रहे हैं। मौतों को गायों का रोक नहीं पा रही है। व्यवस्था सुधर नहीं पा रहा है। बहरहाल लगातार हो रही गायों की मौत और गौठानों में अव्यवस्था से मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। ज़रूरी है इस योजना को ज़मीनी स्तर पर बेहतर ढंग से उतारने की और गोवंश की मौत पर लगाम लगाने की। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज़, बिलासपुर। देश भर में 10 दिनों से चल रहे गणेश उत्सव का आज समापन हो रहा है। भक्तों के घरों में 10 दिनों से विराजित गणपति अपने भक्तों से अब विदा ले रहे हैं। भक्त भी अपने बप्पा को नम आंखों से विदाई दे रहे हैं और अगले साल एक बार फिर आने का वादा लेकर बप्पा को विदा कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार भव्य विसर्जन पर रोक लगी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बेहद सादगी से गणपति बप्पा को भक्त विदा कर रहे हैं। रायपुर से खबर, जहां गणेश मूर्तियों का विसर्जन शुरू हो चुका है। महादेव घाट पर छोटी मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है। शासन की निगरानी में मूर्तियों का विसर्जन चल रहा है।
पहले क्या होता था, बहुत अच्छा से हम लोग पूजा और धूमधाम से एकदम करते थे। अभी अच्छा से नहीं कर पा रहे कोरोना के कारण। तो हम लोग गणेश भगवान से विनती किए हैं कि कोरोना काल समाप्त हो, जल्दी से समाप्त हो जाए कोरोना, और हम लोग पहले जैसे फिर से अच्छे से रह सके। 10 दिन की पूजा अर्चना के बाद आज भगवान गणेश के विसर्जन का दिन है। हालांकि कोरोना संकट काल है और इस वजह से थोड़ी रौनक जो है विसर्जन की कम दिखाई दे रही है, लेकिन भक्ति भावना में कहीं भी कमी नहीं है और इसीलिए पूरे कुंड को विशेष तौर पर भगवान गणेश के विसर्जन के लिए बनाया गया है। क्योंकि बड़े मूर्तियों की अनुमति नहीं थी, इसलिए छोटी मूर्तियों का ही विसर्जन हो रहा है। जो भक्तगण हैं भगवान गणेश को लेकर पहुंच रहे हैं। पूजा अर्चना का क्रम जारी है और आज दिन भर इसी तरीके का पूजा अर्चना का दौर हमें देखने को मिलेगा। निगम ने कुछ खास व्यवस्था की है, इस संबंध में बातचीत करते हैं। निगम के अधिकारीगण हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए, क्या कुछ खास व्यवस्था है इस बार? यहाँ पे पिछले 2 सालों से स्थायी विसर्जन कुंड का निर्माण किया गया है, जहाँ पे गणेश भगवान का विसर्जन की कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि एनजीटी का निर्देश है कि नदी को प्रदूषण से मुक्त किया जाना है। ये छत्तीसगढ़ नहीं, मेरे ख्याल से मध्य भारत का ऐसा स्थायी विसर्जन कुंड बनाया गया है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में हमारे क्रेन लगे हुए हैं। बड़े जो गणेश हैं उसको क्रेन के माध्यम से किया जा रहा है और जो छोटे गणेश हैं उसको हाथों से हमारे प्रशिक्षित गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी पूरे लगे हुए हैं। पहले से और अभी में क्या फ़र्क है? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या नहीं, सोशल यहाँ पे जो अंदर आ रहे हैं उन लोगों को जो मास्क लगाए उन्हीं को एंट्री करने के लिए दिया जा रहा है। और यहाँ पे अनाउंसमेंट के माध्यम से बार बार आग्रह किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है कि पर्याप्त दूरी बनाए करेंगे, सोशल डिस्टेंस के भी पालन करें और मास्क लगाएं। और चूँकि एक मूर्ति के साथ अधिक से ज़्यादा 3 या 4 लोग ही अंदर प्रवेश करेंगे। तो नगर निगम की व्यवस्थाओं के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान गणेश का विसर्जन रायपुर में जारी है। कैमरामैन दीपक साहू के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में जेईई मेंस का एग्जाम हो रहा है। सुबह 9 से 12 बजे तक ये एग्जाम का समय जो है निर्धारित हो चुका है। वहीं दोपहर 3 बजे दूसरी पाली की परीक्षा होगी। छत्तीसगढ़ में जेईई मेंस के लिए रायपुर, बिलासपुर और भिलाई में सेंटर बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 50,000 बच्चे परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश की भूपेश सरकार ने कोविड संक्रमण को देखते हुए बच्चों को मुफ्त परिवहन सेवा देने का फैसला किया है। वैसे तो लौकी हमारे किचन की सब्जी से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसी लौकी के बस्तर में कई रूप हैं। अब आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। हालांकि हमारा मकसद सिर्फ यही दिखाना नहीं, बल्कि इसके कारोबार से जुड़े लोगों की परेशानी से भी आपको रूबरू कराना है। लौकी तेरे कितने रूप, सिर्फ खाने में ही नहीं होता यूज। छत्तीसगढ़ में इसकी अलग पहचान, तुम्बा बनकर भी आता है काम। लेकिन कोरोना ने कर दिया इसे परेशान। बस्तर शिल्प की पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ की आदिवासी शिल्पकला आपको इन लौकियों में भी दिख जाएगी, जिसे सब्जी बनाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ इन लौकियों से तुम्बा बनता है। ये एक तरह का बर्तन है जिसमें आदिवासी पेय पदार्थ रखते हैं। पिछले कुछ दिनों से ये कला लुप्त हो रही थी, लेकिन अब इसमें जान आ गई है। इसे नए रंग रूप में फिर से जीवित किया जा रहा है। इसे झूमर, लैंप, टॉप और आकर्षक कलाकृति के रूप में भी सामने लाया जा रहा है। बाउल, डिनर सेट, लैंप आदि सामान बनाते हैं, जिसको मैं यहाँ पर दूसरी बेड़ा में सीखा भी रहा हूँ 20 महिला हितग्राहियों को। और इससे पहले मैं नारायणपाल सेंटर में 20 हितग्राहियों को मैं तुम्बा शिल्प का प्रशिक्षण दिया। बढ़ती आधुनिकता से ही नहीं, बल्कि अब कोरोना से भी ये शिल्प कला जंग लड़ रही है। इन कलाकृतियों को चित्रकूट जलप्रपात पर आने वाले सैलानी हाथों हाथ खरीदते थे, लेकिन कोरोना की इस पर नजर लग गई। हालांकि जंग जारी है। यही वजह है कि बस्तर में 20 महिलाओं को तुम्बा बनाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि कला जीवित रह सके। जैसे कि हमारे सर हमें सिखा रहे हैं, अभी उसको हम अच्छे से सीखना चाहते हैं, इसलिए हम ट्राइंग कर रहे हैं और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तुम्बा कलाकारों को सरकार से भी अब उम्मीदें हैं,
ताकि इस कला को पहचान भी मिल सके और स्थानीय लोगों को रोजगार भी। अगर ये कला नए रंग रूप के साथ प्रचारित होगी तो इसके प्रोडक्ट्स की मांग भी बढ़ेगी। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर।